हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। यूपीएससी, पीएफओ, ईपीएफसी, ईओ 2025 की वैकेंसीज अब जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। कभी भी अब आपको अगले 15 से 20 दिन में नोटिफिकेशन जो है वो देखने मिल सकता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको करा दिया है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 2025 के रिक्रूटमेंट के लिए 2023 में ही मैंने आपसे बच्चों से एक प्रॉमिस किया था कि भाई जो अगला रिक्रूटमेंट होगा उसमें मैं आपको कंप्लीट फ्री वीडियो कोर्स दूंगा, और उस प्रॉमिस को रखते हुए मैंने आपको पिछले 6 महीने में बहुत डिटेल्ड और शानदार तरीके से कोर्स कंप्लीट कराया है। मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दिया। उसके अलावा साइड वाइज हमारी प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे हैं जिसमें मैं बाकी सारे सब्जेक्ट को भी आपसे बच्चों को कवर करा रहा हूँ बड़े प्यार से। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की हम एक स्पेशल सीरीज़, स्पेशलिस्ट सीरीज़ जिसे मैंने नाम दिया था, ये शुरू करी थी। और इसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक्ट वाइज 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा 10-10 या 20-20 के सेट में। तो हम 10-10 के सेट में ये सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और ईपीएफओ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ईपीएफओ एक्ट 1952, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इसका आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। यदि आप तक अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखेंगे, एक्ट वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज़ में जाकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। हम आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे एक नया इनिशिएटिव है यूपीएससी पीएफओ 2025 को श्योर शॉट कंफर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू हर एक एक्ट से मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, आपको याद रखना है कि देखिए ये सीरीज़ नॉर्मल एमसीक्यू जो हमारे टेस्ट में होंगे या जो मैं आपको क्विज़ेस में कराऊंगा उनसे अलग क्यों है। यहाँ पर मेरा जो फोकस रहने वाला है वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पर ज़्यादा रहने वाला है, और मेरी कोशिश होगी कि इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को जो सेक्शंस की समस्या होती है ना कि सर सेक्शंस हम कितने पढ़ें, कौन से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो मैं आपको यहीं पर कवर अप कराने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो मैं आपको सारे के सारे यहीं पर कवर करा दूँगा। तो आपकी ये बहुत बड़ी जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? आई गेस सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की ओर। क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले 2025 के न्यू और अपडेटेड मॉड्यूल्स आ चुके हैं। फटाफट से जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पुराने कंटेंट के साथ अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं ऑडिट के, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, अकाउंटिंग के। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम ये 6 मॉड्यूल्स अपलोड कर देंगे 31 मई से हम इस पैकेज की प्राइस जो अभी 399 है इसे बढ़ाकर 599 रुपये करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट से अभी जाकर इसे परचेस कर दो मात्र 399 रुपये में, ताकि मॉड्यूल्स आपको फ्री में एक्सेस करने मिल जाएंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आज से बच्चों की स्क्रीन पर ये रहा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को जो है वो बाइलिंगुअल कर दिया है, जैसा कि प्रॉमिस किया था। अब से सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यानी कि ओवरऑल सीरीज़ का 21वां क्वेश्चन है। पहले 20 क्वेश्चन हम 2 पार्ट में कर चुके हैं, आज 21 से करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं कितने आगे हम जा पाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर द पीएफ एक्ट 1952 इंश्योरेंस फंड मीन्स। बोला गया है कि जो पीएफ अधिनियम 1952 है इसके तहत बीमा निधि का क्या अर्थ है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ऑप्शन बी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉयमेंट ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेडिकल इंश्योरेंस फंड। वो छुप गया है वहाँ पर, मेडिकल इंश्योरेंस फंड है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है, मतलब बीमा निधि क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। आप सभी को पता होगा कि जब हमने ईपीएफ एंड मिसलेनियस एक्ट पढ़ा था जो कि अपडेटेड होकर आया था, अमेंडेड होकर आया था 1972 में, तो वहाँ पर 2 नई चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी गई थी। ईपीएफओ में बात करें हम तो भाई एक पेंशन फंड ऐड कर दिया गया था और एक डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कर दी गई थी। आपके पीएफ के अलावा, प्रोविडेंट फंड के अलावा यहाँ पर जो ईपीओ है वो आपको 2 बेनिफिट और देता है। एक देता है आपको ईएलआईएफ का, है ना, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड का ऑप्शन देता है, साथ में आपको पेंशन फंड का भी ऑप्शन देता है। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और यहाँ पर इंश्योरेंस फंड या बीमा निधि का अर्थ है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि अगेन आपके सेक्शन पर बेस्ड है। जैसे कि मैंने बोला कि जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, जो अधिकतम क्वेश्चंस होंगे वो आपके फंड पर बेस्ड होंगे, जो आपके सेक्शंस पर बेस्ड होंगे, माफ़ी चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है,
द सेक्शन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2IB ऑफ द PF एक्ट 1952 इज, क्या बोला गया है कि PF अधिनियम 1952 की धारा 2IB के अंतर्गत किसे परिभाषित किया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने जो ऑप्शंस में ज़्यादा थ्योरी है उनको तो मैंने कन्वर्ट करा है, लेकिन जिन ऑप्शंस में थ्योरी ज़्यादा नहीं है, लेट मी टेल यू, जिन ऑप्शंस में थ्योरी ज़्यादा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर मैंने ऑप्शंस को इंग्लिश में ही रखा है, तो इतना आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंटेंट क्वालिटी के साथ आपके ऊपर पास ज़्यादा डिलीवर हो, ऐसा ना हो कि मैं हिंदी इंग्लिश के चक्कर में हम प्रॉपर कंटेंट ही आप तक डिलीवर ना करा पाएँ टाइमली, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपको सारे बाइलिंगुअल मिलेंगे। तो 2IB में क्या डिफाइन करा गया है? पेंशन स्कीम को करा गया है, प्रोविडेंट फंड को बताया गया है, फैमिली पेंशन स्कीम को बताया गया है, या फिर इंश्योरेंस स्कीम को बताया गया है। 2IB में किसे बताया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इंश्योरेंस स्कीम को बताया गया है, ठीक है। तो इंश्योरेंस पर 2 क्वेश्चन हो गए बेसिकली कि भाई इंश्योरेंस फंड क्या है आपका, तो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड है। और 2IB किसको डिफाइन करता है सर आपका? 2IB डिफाइन करता है किसको? इंश्योरेंस स्कीम को। क्लियर है? चलिए सर, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर खैर आपको दिख गया होगा कि सेक्शन 2IA PF एक्ट का किसे डिफाइन करता है? PF अधिनियम 1952 की धारा 2IA किसे परिभाषित करती है? मेंबर को, इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस फंड को, या फिर नन ऑफ दीज को? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2IA जो है वो किसे परिभाषित करता है? इंश्योरेंस फंड को परिभाषित करता है, ठीक है। आज के ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं मुझे लग रहा है इंश्योरेंस पर रहने वाले हैं, और ऐसा ही होगा। एक एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो सारे के सारे मैं बहुत शानदार तरीके से इसी तरह से कवर करा दूंगा कि जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये अनटच्ड है या आपने इसे नहीं देखा। ये मैं पूरी तरह से इंश्योर करूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24 है कि द इंश्योरेंस स्कीम इज फ्रेम्ड अंडर सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द PF एक्ट 1952। बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीमा योजना भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा के कौन सी धारा के उपधारा 1 के अंतर्गत तैयार करी गई है। कहने का तात्पर्य, इस क्वेश्चन को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जो इंश्योरेंस स्कीम है ना, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये PF एक्ट के कौन से सेक्शन में, कौन सी धारा में है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के यदि सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6C। तो याद रखना है कि सेक्शन 6C के सब सेक्शन 1 में है ये। एक बार फिर से, सेक्शन 6C के सब सेक्शन 1 में इंश्योरेंस स्कीम को डिफाइन करा गया है। बिल्कुल दिमाग में रट लो, छप जाना चाहिए। सेक्शन 6C के सब सेक्शन 1 में डिफाइन करा गया है इंश्योरेंस स्कीम को, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा आपको डिफिकल्ट ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं, इनको इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपके दिमाग में बिठा सकूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द टर्म मेंबर इज डिफाइंड इन द सेक्शन ब्लैंक ऑफ द PF एक्ट 1952। क्या बोला जा रहा है? फिर से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों कि द टर्म मेंबर इज डिफाइंड इन द सेक्शन ब्लैंक ऑफ PF एक्ट 1952। सदस्य शब्द को भविष्य निधि अधिनियम 1952 की किस धारा में परिभाषित करा गया है? ऑप्शन ए है हमारे पास 2J, ऑप्शन बी है हमारे पास 2U, ऑप्शन सी है हमारे पास 2M, और ऑप्शन डी है हमारे पास 2P। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2J। तो जो सदस्य शब्द है, जो मेंबर वर्ड है, इसको सेक्शन 2J में डिफाइन करा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि सेक्शन 2KA ऑफ द PF एक्ट 1952 डिफाइंड। PF अधिनियम 1952 की धारा 2KA किसे परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको दिख ही गया। कुछ मिसप्रिंट हो गई है, मतलब कुछ ग्लिच हो गया, जिस वजह से ये यहाँ पर एनिमेशन नहीं लग पाया, सो दैट डायरेक्ट आपको आंसर दिख गया। वेल, इसका आंसर बी है पेंशन फंड। तो अब पेंशन फंड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने लगे। तो पेंशन फंड कहाँ से शुरू हो गए? 2KA से, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, एक्ट में एक और चीज़ याद रखो, जैसे 2 यहाँ पर K स्मॉल है और A कैपिटल है,
तो जब जो स्मॉल होता है ना, तो वो ओरिजिनल सीरीज़, और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, वो अमेंडमेंट के बाद जुड़े होते हैं। और हम सभी को पता है कि जब ओरिजिनली ये एक्ट आया था, तो इसमें से पीएफ की बात करी गई थी, प्रोविडेंट फंड की बात करी गई थी, बट लेटर ऑन इसमें अमेंडमेंट करेगा, और अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को जोड़ा गया और पेंशन फंड को जोड़ा गया, इसीलिए यहाँ पर आपको कैपिटल ही देखने को मिल रहा है। क्लियर? आई गेस चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रही होंगी। समझ आ रही हो तो एक लाइक जरूर दें मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द एम्प्लॉय पेंशन फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ विच सेक्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो सेम तरह के क्वेश्चन आपको इंश्योरेंस में देखने को मिले, अब लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पेंशन फंड में देखने को मिलने वाले हैं। और पीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले 20 क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरीके से कर ही लिए हैं। डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको वहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, तो बहुत सिस्टमैटिकली यहाँ पर क्वेश्चंस है, और इस सीरीज़ को कंप्लीट करके आप एक्ट के मास्टर्स बन जाओगे, ये तय है। तो द एम्प्लॉय पेंशन फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन। ऑप्शन हिंदी में क्वेश्चन का क्या है मतलब, कर्मचारी पेंशन निधि की स्थापना किस धारा की उपधारा 2 के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ए 8A, ऑप्शन बी 7A, ऑप्शन सी 6A, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5A। और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6A की उपधारा 2 के तहत इसे करा गया है। 6C की उपधारा 1 के तहत किसे किया गया था? पेंशन को, सॉरी इंश्योरेंस को, याद रखना है। फिर यहाँ पर एक ग्लिच है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सेक्शन 2KB ऑफ द पीएफ एक्ट 1952 डिफाइन। क्या बोला गया है कि जो 2KB है, पीएफ अधिनियम 1952 की जो धारा का 2KB है, वो किसे परिभाषित करता है? वसूली राशि, वसूली कार्यक्रम, वसूली अधिकारी, पुनर्भुगतान राशि, रिकवरी अमाउंट, रिकवरी ऑफिसर ऑफिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रिडिमेंट अमाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रिकवर ऑफिसर, है ना, रिकवरी ऑफिसर यानी कि वसूली अधिकारी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेक्शन 2II ऑफ द पीएफ एक्ट 1952 डिफाइन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीएफ अधिनियम 1952 की धारा 2 की उपधारा 2 में किसे परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन है सुपर एन्युएशन यानी कि सेवानिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है एनुअल सैलरी यानी कि वार्षिक वेतन, तीसरा ऑप्शन है स्कीम पॉलिसीज यानी कि योजना नीतियाँ, चौथा ऑप्शन है रिकवरी यानी कि वसूली। क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुपर एन्युएशन यानी कि सेवानिवृत्ति। देखिए सुपर एन्युएशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एक कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी करके समाप्त करने के बाद स्वतः रिटायर हो जाता है, स्वतः काम से अपनी, जैसे मान लीजिए उम्र 60 साल है, तो कोई व्यक्ति जैसे ही 60 साल की उम्र को पार करेगा, वो अपनी नौकरी की अवधि को पूरा कर लेगा और उसकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। इसे ही सुपर एन्युएशन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। माफ़ी चाहूँगा, सर्दी ज़्यादा है थोड़ी सी, इस वजह से कल भी क्लास में नहीं ले पाया था क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। आज स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, बट सांस लेने में दिक्कत हो रही, सो थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड appellate tribunal which is constituted under section 7D is defined under which section। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण जो धारा 7D के तहत गठित किया गया है, उसे किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 2J, ऑप्शन बी है 2K, ऑप्शन सी है 2I और ऑप्शन नंबर डी है 2M। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है 2M। तो याद रखना है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो ट्राइब्यूनल, एप्लेट ट्राइब्यूनल हैं, अपीलीय न्यायाधिकरण हैं, उनको 7D के तहत 2M में डिफाइन करा गया है। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट आर ट्रू। क्या बोला गया है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस एक्ट है, उसके लिए कौन सा सही है? पहला है आपका The act is not applicable to cooperative societies employ less than 50 persons working with the aid of power। क्या बोला गया है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ये था।
यह अधिनियम बिजली की सहायता से काम करने वाले 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं है। दूसरा है इट मेक्स प्रोविजंस फॉर पेंशन स्कीम्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशंस। और दूसरा क्या है, ये इसने प्रोविज़न बनाए हैं पेंशन स्कीम्स के लिए फैमिली पेंशंस के साथ। सी है देयर इज़ नो वेज लिमिट टू बी कवर्ड अंडर द एक्ट। और इस एक्ट के तहत कोई भी वेज लिमिट नहीं है, कोई भी मजदूरी की अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं है। डी है द एक्ट हैज़ अ प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। और यहाँ पर एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत एक प्रोविजंस भी है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है दोस्तों, ठीक है। ये जो सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ बन गई इन चारों। यदि मैं ऑप्शंस की बात करूँ, ध्यान से आराम से लो। जैसे मैंने बोला था ना कि स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। हर वीडियो में मैंने एक दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पर, हर सीन मतलब 10 में से 1 या 2 ही आपको मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, बी और डी। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ए क्या है, द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉइंग लेस देन 50% वर्किंग विद द एड ऑफ पावर। यानी कि यदि एक समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समिति है और उसमें 50 से कम कर्मचारी हैं, तो वहाँ पर पीएफ के फ़ायदे लागू नहीं होंगे। तो पहला बिल्कुल सही है। बी में हम चलते हैं। इट मेक्स प्रोविज़न फॉर पेंशन स्कीम। बिल्कुल पेंशन स्कीम के लिए प्रोविज़न है, और इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन। तो बिल्कुल फैमिली पेंशन का भी इसमें प्रावधान है, बिल्कुल सही है। तीसरा है देयर इज़ नो वेज लिमिट टू बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट। और हमें पता है कि भाई वेज लिमिट तो है और 100% है, तो सी गलत हो गया, ठीक है। ऐसा कोई भी एक्ट यहाँ पर नहीं है। हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं, हमने सभी एक्ट में वेज लिमिट तो देखी है, तो सी तो बिल्कुल नॉनसेंस था भाई, आंख बंद करके आप बता देंगे। डी है द एक्ट हैज़ प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अभी हम पिछले 10 क्वेश्चन में इतनी देर से यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी यहाँ पर स्कोप है, चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वेज लिमिट टू बी एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। क्या बोला जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत कवर होने के लिए वर्तमान में वेतन सीमा क्या है। हो सकता है यहाँ पर पुरानी वेतन सीमा हो सकता है अपडेटेड वेतन सीमा हो, जो भी हो देखते हैं। ऑप्शन ए है 12,500, ऑप्शन बी है 15,000, ऑप्शन नंबर सी है 6500 और ऑप्शन नंबर डी है 6,000। क्या सही आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर देना और अपडेटेड लिमिट भी मुझे बतानी है करंट सिनारियो में, जो कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है, ठीक है। देखिए कितने लोगों को कहानी याद है, कितने लोगों को कहानी याद नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज लिमिट टू बी एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत कवर होने के लिए वेतन सीमा क्या है, 12,500, 15,000, 6500 या फिर 6,000। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, और ये है 15,000। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन था, बट एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, तो इसे और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। What are the emoluments earned by the employee which are not come under the definition of basic wage in Employee Provident Fund Miscellaneous Provision Act 1952? ठीक है, एमॉलमेंट क्या होंगे जो बेसिक वेज में कवर नहीं होंगी ईपीएफ एक्ट में। तो ऑप्शन ए है ऑल एमॉलमेंट विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉय while on duty or on leave or on holidays with wage is either case in accordance with the term of contract of employment and which are paid or payable in cash to him। दूसरा है the cash value of food concession। तीसरा है any dearness allowances, house rent allowances, overnight या overtime allowances, bonuses, commissions or other similar allowances payable to the employee in respect of his employment of work done in employment। पांचवा है आपका any present made by the employer। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि what are the emolument earned by employee which are not come under the definition of basic wage। क्या बोला गया है कि यहाँ पर 1 से लेके 5 तक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, तो ये सैलरी के साथ मिलती हैं, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो सैलरी में इंक्लूड नहीं होती है,
आपके बेसिक वेज में इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपने अच्छे से पढ़ लिए। जैसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था, बात कर रहा था कि चाहे आप लीव पर हो, चाहे आप ड्यूटी पर हो, चाहे आप हॉलीडे पर हो, वहाँ पर आप जितनी भी एमोलमेंट अर्न करते हैं वो सभी के सभी। दूसरा बोल रहा था कि जो कैश वैल्यू होती है, फूड कंसेशन आपको मिलता है वो। तीसरा ऑप्शन बोल रहा था आपको कि आपको जितने भी डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ओटी मिलता है, बोनस मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं, ये सभी के सभी। और पाँचवा जो था आपका वो बोल रहा था कोई भी प्रेज़ेंट जो कि आपको एम्प्लॉयर आपका देता है, आपका नियोक्ता आपको देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा केवल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो आज की क्लास है दोस्तों वो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन बहुत हेल्पफुल आप सभी बच्चों को लग रहा होगा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जल्दी से नॉलेज का ये ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लो और 399 वाले पीडीएफ पैकेज को एक्सेस कर लो, क्योंकि 31 मई के बाद इसकी कीमत 599 होने वाली है। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।